सर, आज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं इसके पीछे दो मुख्य उद्देश्य है। पहला मुख्य उद्देश्य ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसमें कि के गुप्ता जी के भ्रष्टाचार की गाथाएं पिछले लगातार 10 सालों से चली आ रही है, जिसमें कि उनको ब्लड बैंक के भ्रष्टाचार में पहले ही ज्योति शुक्ला मैम की कमेटी द्वारा सब अपराधी घोषित किया जा चुका है। उसके बाद एक कैग की रिपोर्ट आई थी कोविड टाइम में 2024 में जनवरी के आसपास। उसमें भी गुप्ता को गवर्नमेंट नॉर्म्स को वायलेट करके ओपन मार्केट से जेम रूल्स के विरुद्ध ज़्यादा दामों पर खरीद करने के उनके अपराध साबित हैं उसके अंदर। उसके बाद तीसरी जो बात है वो कायाकल्प योजना में धन के दुरुपयोग का है, सीसीआई लैब के दुरुपयोग का है, उसमें निजीकरण है अपने चहेते वालों का। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनके ऊपर आरोप था वो था एमआरआई टेंडर घोटाले का। जो नवनिर्मित भवन है सीएसएसपी शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, उसमें एमआरआई एक डोनेटर ने दान में दिया और वो कम से कम 15 करोड़ की मशीन होगी। और उस मशीन को बीएचयू को फ्री में चलवाना चाहिए था अपने 4 व्यक्ति को रख के, और राउंड द क्लॉक वो एमआरआई की जानी चाहिए। उसमें चलाने में जो कोई फ्री का तो बीएचयू में कुछ होता नहीं है, तो उनका सैलरी के अलावा बीएचयू को इससे लाभ होता। लेकिन ये लाभ लीक होकर गुप्ता जी को उनके जान पहचान वाले लोगों तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने इनका टेंडर पहले अपलोड किया। टेंडर में इनके जो चहेते जिनको वो देना चाहते थे, जो सिटी स्कैन वर्तमान में चला रहे हैं और जो कि अपना रिपोर्ट आज भी 10 दिन में देते हैं, जबकि दावा किए थे उस दिन करेंगे और कम दाम में करेंगे, ये सब कोई भी चीज़ें नहीं हो रही है। उसी व्यक्ति को फिर ये देना चाहते थे टेंडर। और उस टेंडर में चूंकि वो हर्ता फुलफिल नहीं करते थे, तो उनको पहले कैंसिल कर दिया, फिर दूसरी बार उनकी हर्ता डाली। और उस हर्ता में 3 चीज़ों उनको इंक्लूड करने के लिए कानून को फिर से वायलेट किया। क्या क्या कानून वायलेट किया? 2 इन्वेलप सिस्टम उसमें जरूरी होता है, जो उसको फॉलो नहीं किया था उनके बिडर्स ने, फिर भी बिड उसको एलोकेट किया। दूसरा, एनुअल टर्नओवर नियम होता है कि एक लिमिट की उस सीमा को घटाकर उनके फेवर में बनाया गया। और तीसरा, जीएसटी नंबर ओरिजिनल अत्यंत आवश्यक है कोई भी बिडर्स के लिए, जबकि इनके जो बिडर थे वो फेक जीएसटी नंबर यूज करके टेंडर के लिए एप्लीकेशन डाला था। ये सारे फ्रॉड थे उनके। और दूसरा जो जेन्युइन बिडर था, उस बिडर को इस ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। और उनके आपत्ति के बाद भी, ऐसा नहीं कि ये गलती से हो गई कोई चीज, जानबूझकर की गई ये काम। तो ये भी साबित होता है जो जेन्युइन बिडर के ऑब्जेक्शन है उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये गलत है, और ये अपने इस पर बने रहे कि हाँ मैं सही बिड दिया हूँ और यही आदमी सही बिडर है। जब उनके कंपिटिटर बिडर ने कंप्लेन किए उन्होंने सीबीसी में कंप्लेन किए, मिनिस्ट्री में कंप्लेन किया, और बीएचयू के जो कुलपति महोदय उनको उन्होंने कंप्लेन किया। तो जब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो माननीय जिला न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराया इस मामले में। उस एफआईआर में यही देखना था कि क्या भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, के गुप्ता जी ने भ्रष्टाचार किए या नहीं किए। और जो एक और उन्होंने एप्लीकेशन दिए थे मिनिस्ट्री और सीबीसी में, तो उन्होंने बीएचयू को एक कमेटी जांच करके गठित करके इसकी जांच करने के आदेश दिए। और जो व्यक्ति अभी कार्यकारी कुलपति हैं वो के गुप्ता जी के मित्र हैं। उस जो कुलपति मित्र जी ने अपनी इनके फेवर की कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने भी यही कहा कि के गुप्ता जी ने 2 इन्वेलप सिस्टम को नहीं माना है, जो गलत है। प्राइमा फेसी गलत है वो। दूसरा, प्रथम दृष्टया ही गलत है। दूसरा, उन्होंने जो एनुअल टर्नओवर था, सालाना जो आईबीए का जो आंकड़ा था, वो जितना चाहिए उससे कम था उसका, उसके लिए उसको फेवर किया गया। और तीसरा, जो जीएसटी नंबर, गलत जीएसटी नंबर के बाद भी उसको ये बिड एलोकेट किया गया था। तो अपनी कमेटी ने भी इसको दोषी पाया, और यही एफआईआर लंका थाने में भी दर्ज है। तो लंका थाना अब कौन से रिसर्च कर रहा है इतने सघन और गंभीर अपराध में, जो बीएचयू के एक्सपर्ट कमेटी ने इनको गलत साबित कर दिया, जिसकी एफआईआर लंका थाने में दर्ज है। तो लंका थाने की पुलिस इनको क्यों बचा रही है, पुलिस प्रशासन इनको क्यों संरक्षण दे रही है, इसमें किसका हाथ है?
क्या निजी विधायक का हाथ है इसमें, कोई लोकल विधायक का हाथ है, या कोई बड़े अधिकारी का हाथ है? कौन इसको बचा रहा है? इनको अपराध को कौन संरक्षण दे रहा है? और पुलिस इनको क्यों संरक्षण दे रही है? इसलिए मैं संरक्षण बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज से 1 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया है, गृह मंत्री जी को ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है, यूपी के डीजीपी साहब को ट्वीट किया है, डीसीपी साहब को ट्वीट किया है, एसीपी साहब को ट्वीट किया है, और ये सारी रिपोर्ट के साथ कि देखिए ये रिपोर्ट है जिसमें इनको अपराधी घोषित किया गया। तो क्या जांच क्या कर रहे हैं? कौन सी जांच कर रहे हैं? इनको जांच कर रहे हैं या एक अपराधी को चिकित्सा अधीक्षक बनाए हुए हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और इनके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से इनको अरेस्ट किया जाए और इनको जेल में भेजकर विधिक कार्रवाई की जाए। दूसरा, यहाँ के जो तत्कालीन कुलपति हैं उनसे उनको 2 पत्र लिखकर मैंने बताया कि इनको तुरंत प्रभाव से हटाएं और इनको सबसे पहले सस्पेंड करें, पद से हटाएं, सस्पेंड करें और इनको टर्मिनेशन की प्रक्रिया आगे जारी करें, क्योंकि आपकी कमेटी ने ही इनको गलत पाया है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा आरोप नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, किसी पे एलिगेशन नहीं है, ये साक्ष्य है, प्रूफ है, एक कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड है और कई सारे कैग के द्वारा, ज्योति शुक्ला मैम के द्वारा ब्लड बैंक भ्रष्टाचार में, और अब फिर से। और ये आदमी तत्कालिक नियुक्ति पर, तत्कालिक क्या होता है, 4 साल से तत्कालिक हुई हुआ है, 3 साल से ज्यादा कोई भी तत्कालिक में भी नहीं रह सकते हैं, नियमित नियुक्ति में भी। ये 4 साल से तत्कालिक नियुक्ति में जी, आखिर भाई कितने साल तक तत्कालिक चलेगी? तो ये सब भ्रष्टाचार का पूरा एक बगिया है। और उम्मीद थी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो नए कुलपति होंगे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे वो महामना के आदर्शों को पुनः स्थापित करेंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 राजनीतिक को रख दिया गया।